हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट जजमेंट आपको बताने वाला हूं मेंटेनेंस केस पर। दोस्तों, मेंटेनेंस केस जिसको पति पक्ष के द्वारा माना जाता है कि सबसे खतरनाक होता है और इसी चीज से पति पक्ष के ऊपर प्रेशर मेंटेन होता है और इसमें मैक्सिमम मामलों में होता है कि आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आपका मेंटेनेंस खारिज हो जाए। यहाँ पर पति की तरफ से कुछ दलीलें होती हैं, जैसे कि मेरी जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, वो पहले काम करती थी, उसकी इतनी इनकम थी, मैं पत्नी को और बच्चों को साथ में रखने को तैयार हूं, इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों, उसे लगता है कि इस आधार पर उसका मेंटेनेंस खत्म हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक और बात मैंने देखी, बहुत से लोग ऐसे हैं, इस मामले में भी आपको अभी उदाहरण से बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं, तो उनको लगता है कि हम चूंकि इस पोस्ट पे हैं तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। मेरे पे कई सारे कॉल आते हैं, साहब जो मैं फला फला अधिकारी हूँ, साहब जो है जो नौकरी है वो जज साहब के साथ, साहब मैं वकील साहब हूँ। बहुत सारे कॉल आते हैं और उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मन में ये होता है चूंकि हमारी ऐसी पोस्ट है तो हमें लाभ मिल जाएगा, हमारा मेंटेनेंस नहीं बंधेगा या फिर हमें और कोई लाभ मिल जाएगा कोर्ट में। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक शब्द में आपको बताऊं, अभी तक बहुत से वकील हैं जिनके केस मेरे पास आ चुके, इवन बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनके केस आ चुके, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके केस आ चुके, बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं जिनके ऊपर ये केसेज हैं और वो भटक रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उनके ऊपर ये केसेज चल रहे हैं और वो उसे झेल रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के इन शॉर्ट आप इस बात को ऐसे समझिए, चाहे आप किसी भी पद पर हैं, इस बात को भूल जाइए। हैरेसमेंट आपका होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लाभ ले सकते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 100% बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि आप अच्छी पोस्ट पे हैं या आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप पूरा ही मैनेज कर लोगे, कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए दोस्तों, मेंटेनेंस केस को आपको सीरियसली लेकर के चलना है। आज का जो मामला बताने वाला हूं, इसमें जो पति था वो वकील ही था खुद और प्रैक्टिस करता था। और इस मामले में किस प्रकार से निर्णय हुआ, इसकी परिस्थितियां पहले हम समझते हैं। देखिए, इस मामले में एक केस हुआ मेंटेनेंस का, पत्नी और बच्चा अलग रह रहे थे और नीचे वाली जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने 7,500 रुपए का एक ऑर्डर कर दिया कि आप इतना पत्नी को दीजिए। अब जो पति था इस ऑर्डर से खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था और उसने इस ऑर्डर को चैलेंज किया ऊपर वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब उसके अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। उसके आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि जो मेरी पत्नी है वो पहले काम करती थी, 40 से 50 हजार रुपये महीना उसकी कमाई थी, अपनी मर्जी से वो स्वयं जाकर के अलग अपने मायके में रह रही है। मैं आज भी अपनी पत्नी और बच्चों को रखने को तैयार हूं और वो स्वयं इतना कमाती है कि वो अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसे में वो मुझसे गुजारा भत्ता भरण पोषण लेने की अधिकारिणी नहीं है। ये थे पति के आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट में। अब पत्नी पत्नी के आर्ग्यूमेंट क्या थे? पत्नी ने कहा, जी ऐसा है, मैं पहले जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, लेकिन वो शादी से पहले की बात है। अभी मेरे पास बच्चा है और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था, जो कि छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और केवल इस वजह से कि मैं पहले काम करती थी और मेरी कुछ अर्निंग थी, मेरे को गुजारे भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई, कोई भी महिला जो बच्चे को सिंगल पेरेंट की तरह पाल रही है, उसके ऊपर उस बच्चे का पूरा उत्तरदायित्व है। तो अगर वो उस बच्चे की वजह से अपनी जॉब छोड़ देती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने बिना किसी कारण के जॉब छोड़ दी और वो खाली बैठी है, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे का जो उत्तरदायित्व है माता का, वो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और ऐसे में किसी भी महिला के लिए नौकरी करना कठिन हो जाता है, तो इसलिए वो गुजारे भत्ते की हकदार है। और कोर्ट ने कहा कि जो 7,500 आपके ऊपर लगाए गए हैं वो तो आप देते रहो और 4,500 रुपए यानी 4,500 रुपए बच्चे के लिए अलग से दो। अब क्या हुआ? पति को फायदे की जगह और नुकसान हो गया। दैट्स वाई अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि पहले समझो कि आपको हाई कोर्ट जाना है या नहीं। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपको जाना चाहिए, केवल तभी जाना है, वरना नहीं जाना है। पहली बात तो ये हो गई। अब थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं इस जजमेंट का, जो जजमेंट आया। ठीक है, कोर्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक जजमेंट दे दिया, अब उस पर हमारे विचार क्या कहते हैं। एक महिला जिसके साथ बच्चा है और वो खुद से अपने पति को कुछ ही दिनों में छोड़ करके चली जाती है, एक सामान्य परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं। यहां पर पति की क्या गलती है? पति रखने को तैयार है, वो रहने को तैयार नहीं है। कुछ मामलों में पत्नी के अफेयर होते हैं, इसकी वजह से वो साथ नहीं रहती, इसमें पति की क्या गलती है? पति अपने बच्चे की अच्छे से अच्छी परिपालना करना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो बच्चे से मिलने तक नहीं देती। यानी पत्नी हर प्रकार की क्रियोलिटी कर रही है, उसे छोड़ रही है, उसे शारीरिक संबंध से वंचित कर रही है, अपने ही बच्चे से मिलने से वंचित कर रही है, उसके बाद उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके केस भी कर रही है। और इतना सब कुछ जो पत्नी कर रही है, जो क्रियोलिटी कर रही है, इसके बेनिफिट के रूप में उसको मेंटेनेंस अमाउंट भी मिल रही है। इसका एक पक्ष ये भी, पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये जो दूसरा वाला पक्ष है, इसमें डीपली जाने को कोई रेडी नहीं है। अभी एक मामला मेरे पास आया जिसमें पति ने सारे प्रूफ, यहां तक कि ये प्रूफ भी लगाया था कि
पत्नी कमाती है, पत्नी ने खुद एडमिट कर लिया था, अभी इस पे मैंने कल या परसों में वीडियो बनाया, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने उस बारे में कुछ भी मेंशन अपने जजमेंट में नहीं किया और पति के ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया। दोस्तों, भरण पोषण के मामलों में थोड़ा सा झुकाव महिला की ओर है, नेचुरली है, जबकि आज के समय कहा जाता है कि दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही कमा सकते हैं, दोनों ही सक्षम हैं, महिलाएं प्लेन उड़ा सकती हैं, तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और बहुत से मामलों में महिलाएं पति से ज़्यादा सक्षम होती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा परिस्थितियां बेहतर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इस प्रकार के जजमेंट नहीं आ रहे हैं कि महिलाएं क्वालिफाइड हैं और खुद की मर्जी से रह रही है। इस बात को मानने से इनकार कर दिया जाता है और कोई ना कोई रीजन बता दिया जाता है कि उसके पास अलग रहने का पर्याप्त कारण है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो कह दिया जाता है कि ये केवल आधार नहीं हो सकता भरण पोषण को खारिज करने का। यदि वो कुछ कमाती भी है तो कह दिया जाता है वो पहले कमाती थी, अब थोड़ी ना कमाती, और अभी भी कमाती है तो इवन कुछ मामलों में उसके बाद भी मेंटेनेंस लगा दिया जाता है क्योंकि उसकी कमाई कम है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बच गई जिसमें उसका मेंटेनेंस खारिज होगा? हर रूल केवल किताबी बन करके रह जाता है। यहाँ पर अनेकों मामलों में उसके एडल्ट्री के प्रूफ पति सबमिट कर देता है, उसके बाद कोर्ट कह देता है ये तो ट्रायल का मैटर है, फिलहाल तुम इंट्री मेंटेनेंस दो। यानी आप सही हैं या गलत है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हैं, आपने शादी कर ली, आपने अपने गले में एक घंटी डाल ली, अब उस घंटी को पकड़ो और बजाते रहो, बस ये परिस्थिति है। अब यहाँ पे मेरिट डिमेरिट की बात ही नहीं होती, आप सही हो, पति बेचारा इसी चीज में लगा रहता है। इतने सारे मामले देखते हैं, अपने सारे एविडेंस की लिस्ट लंबी चौड़ी दे देता है हमको, देखो साहब एक एक लाइन गलत है, मेरे पे इसकी रिकॉर्डिंग है, इसका स्क्रीनशॉट है, इसका व्हाट्सएप मैसेज है। अनफॉर्चुनेटली ये सब वो इतना मोटा करके लगा तो देता है कोर्ट में, देखता कौन है? बात तो सिर्फ ये देखी जाती है पत्नी होना एडमिट है, आप काम करते हो, पत्नी मायके रह रही है, चलो भैया इतना मेंटेनेंस, तो दैट्स इट, बात खत्म। इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है, पूरा मामला है, एक उदाहरण के तौर पर इस मामले को मैंने आपके सामने रखा, जहां पति वकील था और पत्नी के बारे में उसका कथन था कि पत्नी पहले से काम करती है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने माना कि बच्चे की उत्तरदायित्व की वजह से वो नौकरी नहीं कर पा रही है और भरण पोषण की वो अधिकारिणी है, तो 7500 के साथ 4500 रुपये का और ऑर्डर कर दिया गया। आप इस पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे मामले का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।